अगली सरकार अब कमल की बनाएंगे। जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे। ममता सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाएंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आवाज भी सुनी आपने और चेहरा भी देखा आपने। यह आवाज और यह चेहरा देश के गृह मंत्री का है, जो बीते 18 दिनों से खामोश है। 18 दिनों पहले यह चेहरा और आवाज जब सारे देश ने सुना था, तब वो पश्चिम बंगाल की जमीन थी। चुनाव की मुनादी हो रही थी। आखिरी चुनाव प्रचार का दिन था 27 अप्रैल। उसके बाद से भारत के भीतर में 18 दिनों में कौन सी स्थितियां पनपी कि गृह मंत्री खामोश हैं। वो कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। जबकि समूची दुनिया में भारत को लेकर शोर है, हंगामा है। दुनिया के कई देश भारत की तरफ हाथ बटाने के लिए उठे हैं, लेकिन भारत के गृह मंत्री इस दौर में कहीं नजर नहीं आते। जबकि गृह मंत्रालय का दायरा न सिर्फ केंद्र राज्य संबंधों के इर्द गिर्द घुमड़ता है, बल्कि गृह मंत्रालय तो इस देश में देसी नीतियों को भी तय करता है। डोमेस्टिक पॉलिसी वही तय करता है। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में डिजास्टर मैनेजमेंट भी उसी के हाथ में है। लेकिन कहां पर है देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री? इस दौर में नजर भी आए तो किसान सम्मान निधि की राशि बांटते हुए नजर आए। 4 महीने के 2000 रुपए, यानी प्रतिदिन 16 रुपए 66 पैसे, जिसमें कफन का एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कफन की सबसे बड़ी संख्या कहीं बनती है तो वो गया में बनती है। और गया के बुनकरों से पूछिए तो कहते हैं कि मार्च तक तो हम कफन बनाते थे लगभग 15 से 20 हजार, लेकिन आज की तारीख में 40 से 50 हजार कफन प्रतिदिन उन्हें भेजना पड़ता है। थोक में वह सप्लाई करते हैं और उस कफन के टुकड़े की कीमत सूती कपड़े की होती है 25 रुपए, टेरिकॉट की होती है 35 रुपए और सिल्क कपड़े के कफन की कीमत होती है 45 रुपए। और गांव के गांव में जब यह बीमारी फैल चुकी है, तो इस दौर में सरकार का काम क्या होना चाहिए? देश के गृह मंत्री को कहां नजर आना चाहिए? और संयोग से जानकारी मिली कि इस दौर में गृह मंत्री 2 बार गुजरात भी हो आए। वही गुजरात जिसके मॉडल ने इस देश को परेशान कर दिया है। क्योंकि गुजरात के भीतर जितने भी डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, उसकी तुलना में औंस भर भी सरकारी आंकड़ा नहीं कह पाया कि इतनी मौतें हुई हैं। और इस देश के ग्रामीण इलाकों में जब बीमारी फैलती चली जा रही है, तो आपको जानना चाहिए इस देश के तकरीबन 5 लाख गांव में कोई हेल्थ सर्विस नहीं है। और जरा सा आगे बढ़िएगा तो इस देश के 409 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। लेकिन सरकार कहां पर है? सरकार अगर गृह मंत्रालय के जरिए दिल्ली में कहीं नजर आई, तो वो नजर आई दिल्ली पुलिस के जरिए। और दिल्ली पुलिस भी उन्हीं हाथों में बेड़ियां लगाने पहुंच गई जो हाथ मदद के लिए उठे, जो इस देश के भीतर में, दिल्ली के भीतर से लोगों को सहयोग दे रहे हैं। कोई वेंटिलेटर दिला दे रहा है, कोई बेड उपलब्ध करा दे रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। उन्हीं से खोजबीन और पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने तो बहुत सारे निर्देश दिए और गृह मंत्रालय ने भी इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देशों को माना क्या? इन सारे सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश के भीतर में क्या ऐसी परिस्थिति वाकई आ गई है जो मदद करेंगे, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा? बीवी श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक के शिमोगा से आते हैं। वही शिमोगा जहां से येदियुरप्पा आते हैं, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। यह वही शिमोगा है जिसने दत्तात्रेय होसबोले को भी दिया है, जो कि संघ में दूसरे नंबर पर है। लेकिन आज की तारीख में जब आप कर्नाटक के शिमोगा में भी चले जाइएगा, वहां पर लोग बीवी श्रीनिवास को ज्यादा जानते हैं। और दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उनके जरिए जब बातचीत हुई तो पता चला कि 250 मदद उन्हें हर दिन निजी तौर पर करते हैं। और देश भर में जो भी युवक कांग्रेस के लोग फैले हुए हैं, 1000 से ज्यादा हर दिन वो मदद कर रहे हैं। जबकि टेलीफोन और अलग अलग तरीके से मदद की गुहार 5000 से ज्यादा लगाई जाती है। आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे ने भी बताया, उनको भी लगभग 100 लोगों तक हर दिन पहुंचना ही पड़ता है मदद के लिए। उनके साथ 10 डॉक्टर संपर्क में, 10 वॉलंटियर साथ में, और पूरी दिल्ली के भीतर जो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी वो मदद लेते हैं। सवाल है कि इस दौर में कोई सिस्टम इस देश के भीतर में दवाई को लेकर है, हॉस्पिटल को लेकर है, इलाज को लेकर है,
जब ग्रामीण इलाकों में मौतों की तादाद बढ़ गई है और गंगा और यमुना के भीतर में रेंगते तैरते शव नजर आ रहे हैं, उन शवों को बालू में ढका जा रहा है और जगह जगह पर उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां नजर आ रही है वो इतनी भयावह हो चली है, तो इन सब के बीच हम किसे खोजें और किसे माने? हमें लगता है कि आज इस देश की असल तस्वीर को आप देख लीजिए। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें यह भी सवाल होगा कि ऐसा नहीं है कि इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री वाकई आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उद्योग भवन, कृषि भवन, जो भी भवन दिल्ली के भीतर में उसमें काम करने वाले 11,000 से ज्यादा सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं और 100 से ज्यादा की मौत इस अप्रैल और मई के महीने में हो चुकी है। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जुड़े हुए लोगों में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकी मौत की संख्या 15 से ज्यादा है, सेक्शन अफसर 15 से ज्यादा है, अंडर सेक्रेटरी लेवल के लगभग 7 हैं, डिप्टी सेक्रेटरी लगभग 5 हैं, डायरेक्टर लेवल पर भी 2 लोगों की मौत हुई है। ये सारी मौतों का सिलसिला है। कुछ रिटायर लोग थे, उनकी भी मौत हो गई। यानी ये सिर्फ सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की जो डायरेक्टर थी राधा रानी, उनकी मौत हुई। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे हनीफ अख्तर, उनकी मौत हुई कोविड से। डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर होम अफेयर से जुड़े हुए अधिकारी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से जुड़े हुए, डीओपीटी से जुड़े हुए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, उनकी भी मौत हुई है। ये सब लोग दिल्ली के इर्द गिर्द, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इन तमाम भवनों के इर्द गिर्द बैठते हैं जो लुटियंस की दिल्ली पर, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी है, जहां पर गृह मंत्रालय भी है। उन सब के भीतर भी मौत नाच रही है और खामोशी इस देश के भीतर में बढ़ती जा रही है। यह परिस्थिति इससे पहले इस देश में कभी नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री भी गृह मंत्री रह चुके थे। वह तो प्रधानमंत्री के तौर पर भी 1965 के वार में लोगों के बीच निकल गए थे। दान भी मांगते थे, किसानों से कहते थे फसल भी उपजाइए, और जवानों को डांडस बनाने भी निकल चलते थे। वो 65 का दौर था। 71 के दौर में भी इंदिरा गांधी इस रूप में निकली थी। इससे भी इनकार नहीं किसी को करना चाहिए। इस देश के भीतर में एक पूरी की पूरी परिस्थितियों को जब आप टटोलिएगा तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्रियों की जब आप पूरी सूची देखिएगा तब आपके जहन में कुछ सवाल आएंगे कि सरदार पटेल भी जिस समय रियासतों से लड़ रहे थे तब भी वह दिल्ली के इलाके में जो पाकिस्तान से चलकर यहां पर पहुंचे थे शरण लेने के लिए, उनकी भी भोजन की व्यवस्था कराने के लिए सरदार पटेल निकल जाते थे, यह जानने समझने के लिए कि पुरानी दिल्ली में उनकी क्या स्थिति है। तो हम किन बातों का जिक्र करें? भारत ऐसा कभी नहीं था जो नजर आ रहा है। अब सवाल है कि जब ग्रामीण इलाकों में परिस्थितियां नाजुक हो चली है, और खास तौर से गुजरात का जब हम आपसे आज जिक्र करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं गुजरात का जिक्र क्योंकि वहां के एक अखबार ने, दिव्य भास्कर ने एक रिपोर्ट छाप दी और बताया कि 1 मार्च से लेकर 10 मई तक, यानी 40 दिनों के भीतर में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट अलग अलग जिलों से मिलाइएगा तो जारी हुए हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अगर सरकार कहती है सिर्फ 4,218 मौत हुई है, तो फिर ये 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट क्या बाकी दूसरी मौतों के सिलसिले में जारी किए गए? क्योंकि सिलसिले को अगर देखिए तो 2020 की तुलना में भी ये दुगने हैं लगभग। 2020 में भी 1 मार्च से 10 मई तक 58,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए थे, लेकिन इस साल 1,23,000। जैसे राजकोट में देखिए 10,873 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए, गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ 288 लोग मरे हैं। भावनगर में 4,158 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए, गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ 134 लोग मरे हैं। अहमदाबाद में 2,126 लोगों की संख्या पिछली साल की तुलना में बढ़ गई। इस बार लगभग 13,593 लोग मरे हैं और सरकार की तरफ से कहा गया 2,000 लोगों की मौत हुई है। सूरत के भीतर में 8,851 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए, सरकार ने कहा 1,074 मौत हुई है। बड़ोदरा में 7,722 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए, सरकार ने कहा सिर्फ 189 लोगों की मौत हुई है। नवसारी में तो कहा सरकार ने सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जब डेथ सर्टिफिकेट खोजे गए तो पता चला 3,434 डेथ सर्टिफिकेट इस दौर में जारी हुए हैं। अमरेली में सिर्फ 36 लोगों की मौत दिखाई गई इस दौर में, डेथ सर्टिफिकेट 5,449।
ग्रामीण जामनगर के इलाके में 341 लोगों की मौत सरकार ने दिखाई। 4,894 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। मेहसाणा इलाके में 134 लोगों की मौत सरकार ने दिखाई। 3,150 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि अगर यह परिस्थिति देश के अब ग्रामीण इलाकों में चलेगी और गुजरात मॉडल अगर चीजों को छुपा रहा है और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जहां पर दिल्ली के भीतर में भी सरकार जानकारी नहीं दे पा रही है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन जो वहां की अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस वालों ने, उन्होंने लेटर लिखा डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह जी को और जानकारी दी कि जब डिजिटल इंडिया है और सारे दफ्तर डिजिटली जुड़े हुए हैं तो 100% घर से काम क्यों नहीं हो सकता है। सिर्फ 2 मंत्रालय को छोड़ दीजिए, एक रक्षा मंत्रालय और दूसरा गृह मंत्रालय, क्योंकि डिजिटल और इंटरनेट की दुनिया में हैक की भी स्थिति होती है, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी मंत्रालयों से जुड़े हुए जो लगभग मौत की तादाद वहां पर 87 है, वो घर से काम क्यों नहीं कर सकते थे जब आप डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं तब। लेकिन कोई जवाब उस रूप में आया नहीं। सिर्फ इतना कहा गया कि कल यानी परसों यानी सोमवार के दिन राष्ट्रपति भवन में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रखा हुआ है, सब आकर वहां पर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। यह काम सोमवार और मंगलवार के दिन होगा। यह स्थिति में हमको लगता है अगर हम आपको यह बताएं कि ग्रामीण इलाकों में जब ये चीजें फैल गई है तो उत्तर प्रदेश के भीतर में तकरीबन 56,000 गांव हैं। इन 56,000 गांव में जो गंगा किनारे अगर आप जब घूमना शुरू कीजिएगा तो 27 जिले हैं। इन 27 जिलों के भीतर में लगभग जो गांव की परिस्थिति है वो लगभग 22,000 गांव ऐसे आते हैं जो गंगा से कहीं ना कहीं उनके रिश्ते हैं। और वहां की रिपोर्ट्स जब ये बतला रही है कि लगभग 1,100 किलोमीटर तक गंगा के इस 27 जिलों को घेरते हुए और लगभग 20-25 हजार गांव से निकलती है, तो वहां पर जब मौत का तांडव है, मौत की परिस्थितियां हैं, शव तैरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कानपुर का शेरचरी घाट हो, चाहे कन्नौज का महादेवी गंगा घाट हो, चाहे उन्नाव का शुक्लागंज घाट हो, चाहे बक्सर घाट हो, चंदौली का बड़ोदरा गांव का घाट हो, सूजाबाद इलाका बनारस का जहां का इलाका है, इन तमाम जगहों पर जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो आपको जब इतनी बड़ी तादाद में ग्रामीण इलाकों में मौत हो चली है तो फिर इन गांवों के भीतर में क्या स्थिति है आज यह भी जान लीजिए। यह इसलिए जानने की जरूरत है कि इस देश के भीतर में ग्रामीण इलाकों में खबर दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी कितनी बड़ी संख्या में मौत हो गई। यह जानकारी वाकई नहीं आएगी क्योंकि वहां पर हेल्थ सिस्टम ही नहीं है। हमने जब सरकार की तमाम रिपोर्ट्स को परखना शुरू किया और खास तौर से रूरल हेल्थ सिस्टम के जो सर्वे होता है बरस दर बरस निकलता, जब उसे परखना शुरू किया तो आप हैरत में आ जाएंगे। इस देश के भीतर में कुल गांव 6,74,369 है और इस देश के भीतर में जो हेल्थ सब सेंटर्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इन तीनों को भी अगर मिला दीजिएगा तो भी इनकी संख्या 1,88,597 होती है। यानी इस देश के भीतर में 4,75,772 गांव में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा हेल्थ सब सेंटर हैं, इनकी संख्या तकरीबन 1,56,231 है। अब आप कल्पना करने की शुरुआत कीजिए कि अगर 1,56,231 हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 26,901 और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 5,465, अगर इनको तमाम गांव में बिखरा दीजिए, जो कि ऐसा है नहीं, कुछ जगहों पर एक साथ आपको हेल्थ सेंटर भी नजर आ जाएगा और कम्युनिटी सेंटर भी नजर आएगा, लेकिन फैला दीजिए। अब इस देश के सिर्फ 1,88,597 गांव तक ही यह परिस्थिति है। तो हम दोबारा लौटते हैं इस सरकार को लेकर। इस सरकार ने किया क्या है, क्योंकि सबसे निचले स्तर पर होता है हेल्थ सब सेंटर, और हेल्थ सब सेंटर की संख्या जब मोदी सत्ता में आई थी उस वक्त इस देश के भीतर में 1,53,000 थे। आज की तादाद में यह सिर्फ 3,000 बढ़े हैं, 1,56,000 हो गए। तो क्या इन 6 वर्षों में सिर्फ 3,000 सब सेंटर ही बन पाए, जिसमें न्यूनतम जरूरत यही होती है कि एक घर होता है और वहां पर डॉक्टर नहीं होता है, वो नर्स लेवल का एक आदमी होता है,
वही देखता समझता परखता है। और 6 हेल्थ सेंटर जो होते हैं वह एक साथ जब मिलाइएगा तो वह एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में आते हैं, जिसकी संख्या इस देश में 2014-15 में 25,308 थी। आज की तारीख में बढ़कर वह 26,901 हुई है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2014-15 में 5,396 थी। आज की तारीख में वो बढ़कर 5,465 हो गई। हम आपको बताते हैं आज़ादी के बाद और अब मौजूदा वक्त में मोदी सरकार की स्थिति। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक यानी 70 बरस के सफर के दौरान, हम 1947 से जिक्र कर रहे हैं, 1947 से 2014 तक, इस दौर में जितने भी साल हुए उसको दिन में कन्वर्ट कर लीजिए। 25,000 दिन आएंगे आपके हिस्से में। इन 25,000 दिनों में इस देश के भीतर में जो 1,84,349 जो हेल्थ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इनको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा हर दिन 7 हेल्थ सेंटर बन रहे थे। मौजूदा वक्त में जब आइएगा तो इन्होंने जो हेल्थ सेंटर बनाए हैं, इनकी कुल संख्या जो निकल कर आती है, इन्होंने जो चीजें बढ़ाई है वह लगभग 4,238 बनाई है। और दिन मिले हैं 2,190, यानी प्रतिदिन 2 भी नहीं। यानी आजादी के बाद से अभी तक का एवरेज और इस 6 बरस का एवरेज। उस समय 7 बन रहे थे, आज 2 बन रहे हैं। यह स्थिति इस देश के भीतर में, हालांकि इन्होंने कहा कि हम आयुष्मान भारत के तहत 1.5 लाख हेल्थ सब सेंटर बनाएंगे। यह ऐलान हुआ, बना नहीं है। ऐलान किया गया 2018 में हम बनाएंगे, लेकिन जिन जगहों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन गांवों में है भी सेंटर्स, वहां की क्या स्थिति है, तो वहां बीमारी पहुंचेगी तो क्या होगा। WHO की रिपोर्ट का जिक्र आपसे हम कर रहे हैं। 73% सब सेंटर में मरीज को पहुंचना है तो 3 किलोमीटर का एवरेज सफर करना पड़ेगा। एवरेज, कुछ को ज्यादा भी करना पड़ेगा, कुछ को कम भी करना पड़ेगा, कुछ को 10 किलोमीटर करना पड़ेगा, कुछ के घर के बगल में होगा, ऐसा भी हो सकता है। 28% के पास ऐसी स्थिति है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पर है ही नहीं। आप कैसे जाएंगे यह आपको तय करना है, ज्यादा लोग पैदल जाते हैं। 20% ऐसे हैं इन जगहों पर जो हमने नाम लिया, जो 1,88,597 सेंटर का जिक्र ग्रामीण इलाकों को लेकर कर रहे हैं, वो सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर हैं। 19 राज्य के लगभग 39% हेल्थ सेंटर में मेडिकल सुविधा नहीं है। एब्सेंट है डॉक्टर, एब्सेंट है सारी चीजें। और जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसकी रिपोर्ट बतलाती है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना दवाई, बिना बेड और तो और बिना पानी की परिस्थितियों के साथ भी लोगों को जीना पड़ता है। इसीलिए इसके ठीक समानांतर जब यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट जारी की कोविड से ठीक पहले की, और दूधमुए बच्चों की मौत का सिलसिला भारत टॉप पर था। क्यों टॉप पर था? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सर्विस नहीं है। उन्होंने बताया कि अस्पताल तक पहुंचने का साधन नहीं, इलाज तुरंत मिला नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इलाज का था नहीं। इसीलिए 7,21,000 दूधमुहे बच्चों ने कोविड से ठीक पहले के बरस में, जो 2018-19 का साल था, उसमें दम तोड़ दिया। यह इस देश के ग्रामीण परिस्थितियों की हालात है। अब सवाल है कि इसमें केंद्र से जब आप अपने इर्द गिर्द जो नौकरशाह हैं उनकी मौतें हो रही हैं, आप नहीं जान पाए। आप ये नहीं जान पाए कि डॉक्टर्स की तादाद, जो IMA ने रिपोर्ट जारी की, उसने जानकारी दी कि हमारे लगभग 1,000 के लगभग डॉक्टरों की मौत हो गई है पहले और दूसरी लहर के बीच में। बैंकर्स, इस देश के भीतर जो बैंकर्स काम करते हैं, जो सरकार की जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है ना, ट्रांसफर जिसको किया गया किसानों को भी, वह भी बैंकर्स ही करते हैं। 1200 बैंकर्स की मौत हुई है इसी दौर में। इसी अप्रैल और मई के दौर का हिस्से का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। उनके एसोसिएशन ने यह जानकारी दी। अब आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए, जब एक ऐसी परिस्थिति समूचे देश के भीतर में है, तब उसमें अगला सवाल आएगा कि हम आने वाले वक्त में लड़ेंगे कैसे और इसका सामना करेंगे कैसे। और इसको लेकर जब हमने सोचना शुरू किया कि क्या वाकई, तो हमें पता चला कि इस देश के भीतर में जो पूरे 718 जिले हैं, उन 718 जिलों में से 409 जिलों में तो एक भी मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। यानी डॉक्टर निकलेंगे कहां से? इस देश के सिर्फ 5 राज्यों को अगर मिला दीजिएगा तो 50% वहीं से डॉक्टर निकलते हैं। वहीं पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या है, वहीं सब कुछ है। आप कहेंगे वो कौन है, यह भी बता दीजिए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहां पर 42,565 सीट जो है यहीं से निकल कर आती है। हालांकि सरकार ने इन सब के बीच में कहा कि हम 157 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये सरकार के फरवरी का प्रपोजल हम आपको बता रहे हैं 2021 के, उसको भी 3 फेज में बांटा गया। 58 फर्स्ट फेज में खुलेंगे, 24 दूसरे फेज में खुलेंगे, 75 तीसरी फेज में खुलेंगे। कुल खर्चा 24,000 करोड़ का होगा। सेंटर सिर्फ 15,000 करोड़ देगी, बाकी स्टेट देगा। ना पैसा सेंटर के पास है ना स्टेट के पास है, तो मेडिकल कॉलेज खुलेंगे कैसे? और मेडिकल की पढ़ाई इतनी कॉस्टली हो गई। जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि जो कॉलेजों की स्थिति है इस देश के भीतर में, उन कॉलेजों में जो गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है, इसमें भी भयानक अंतर है। फीस का डिफरेंस बड़ा जबरदस्त है। 275 गवर्नमेंट कॉलेज है, 287 प्राइवेट कॉलेज है। कुल मिला के 84,649 डॉक्टर्स की सीट होती है, जो पूरी नहीं भर पाती है, क्योंकि इस देश के भीतर में फीस दे पाने की स्थिति में भी यहां के बच्चे और उनके मां बाप नहीं हैं। हम कौन सी लड़ाई किससे लड़ने वाले हैं, सोच समझकर कि ये महामारी आने वाले वक्त में कंटिन्यू करेगी, जिसे सरकार बोलने से हिचकती नहीं है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, मैं भी आपके दुख में शरीक हूं। सवाल यह था कि जब वह डिजिटल तौर पे भाषण दे रहे थे, किसानों को 2,000 रुपए दे रहे थे, तो उनको किसी ने क्यों नहीं बताया कि 2,000 रुपए में कितने कफन आएंगे? और किसानों की मौत इस दौर में गांव के भीतर किसान मजदूरों की जो मौत हो रही है वह इस 2,000 रुपए पर भी भारी पड़ जाएगी। क्यों किसी ने नहीं बताया? और अगर नहीं बताया तो इनका दुख और शमशान घाट में कतार लगाए हुए लोगों का दुख, क्या इन दोनों को एक साथ देखा जा सकता है? ये तमाम परिस्थितियां इस देश के भीतर में सवाल खड़ा करेगी। और ये सवाल इतने भयावह हैं, जो विभाजन के वक्त इस देश में 2 जून की रोटी, 1961 वार और 65 के वार के समय इस देश के भीतर की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति, उनके साथ खड़ा होने की हिम्मत उस वक्त के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों में थी। लेकिन आपने सार्वजनिक तौर पर इस दौर में प्रधानमंत्री को नहीं देखा, स्क्रीन पर जरूर देखा। गृह मंत्री तो गायब है, गृह मंत्री कहीं नजर नहीं आते हैं। जब इन चीजों का जिक्र करते हैं तब यह सवाल वाजिब हो जाता है कि इस देश के भीतर में कोई सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। शमशान घाट में जगह मिले, इसका कुछ आपने डिसीजन लिया कि नहीं लिखा? मेडिसिन मिल जाए, शहर के भीतर में रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो गांव में पैरासीटामोल नहीं मिलता है। और आपको यह भी जानकर हैरत होगी, पैरासीटामोल का एक टैबलेट 10 रुपए में मिलता है गांव में, जबकि दिल्ली जैसी जगह में 10 से 15 रुपए में वो एक पत्ती मिलती है जिसमें 10 टैबलेट होते हैं। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि जो भी दवाई उपलब्ध होनी चाहिए, जो न्यूनतम जरूरत, पैरासीटामोल, क्रोसिन हम कह रहे हैं, 10 रुपए में एक टैबलेट ग्रामीण इलाकों में मिल रहा है, क्योंकि ये जानकारी आई कि इस टैबलेट को खाते रहिए जिससे कुछ चीजें ठीक रहेंगी, आपको फीवर नहीं होगा, फीवर होगा तो उससे बचिएगा, बॉडी एक कम होगा। और यही दवाई एकमात्र है जो कि साइड इफेक्ट्स नहीं करेगी। वह भी गायब, वह भी ब्लैक में। कोई सिस्टम कहीं काम करेगा जो कि आता है इस देश के भीतर में, और प्रधानमंत्री के मातहत या देश के गृह मंत्री के मातहत? क्योंकि इन बातों का जिक्र इसलिए है क्योंकि सवाल सिर्फ ऑक्सीजन भर का नहीं था। सवाल था, जब आपने कोई सिस्टम बनाया नहीं तो उस सिस्टम के भीतर रुकावट कौन पैदा कर रहा है? जो मदद कर रहे हैं वो रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं, वो कि सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि आपके हिसाब से सारे अस्पताल इस वक्त आपके कब्जे में होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को अपने हाथ से पैसा देने को मजबूर, एक्सटॉर्शन कहिए, महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रयास किया है, सारे हॉस्पिटल्स अब गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऐलान क्यों नहीं कर सकती है कि सारे हॉस्पिटल्स उसके पास रहेंगे? क्योंकि आज की तारीख में 5 लाख से 25 लाख तक आपको देने पड़ेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपको इलाज कराना। और ये पैसा देने के लिए आप पीएफ से पैसा निकालेंगे, आप सोने गहने बेचेंगे, आप कर्ज लेंगे, आपके पास जो भी जहां पर होगा घर बेच देंगे जान बचाने के लिए। ये सारी परिस्थितियां इस देश के भीतर में हो रही है, लेकिन गृह मंत्री गायब है। लेकिन प्रधानमंत्री इस फुर्सत में है कि किन परिस्थितियों में इस देश को देखा जाए और कैसे देखा जाए। आखिरी बात, हमको लगता है आखिरी बात थोड़ी संवेदनशील इसलिए है, 1911 में जब इस देश की जनसंख्या गिनी गई थी भारत की, वो जनसंख्या थी 25,20,93,390। और 1921 में जब गिनी गई, 100 साल पहले का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, 1911 और 1921,
हर 10 साल के बाद जो सेंसस होता है उसमें जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन इतिहास में सिर्फ पहला मौका वो था। 1911 में जितनी जनसंख्या थी, 1921 में उस जनसंख्या में 7,72,177 जनसंख्या कम हो गई थी, क्योंकि उस वक्त अगर याद कीजिए तो स्पेनिश फ्लू आया था, इन्फ्लुएंजा था, और मौत इस देश के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में हुई थी कि जनसंख्या गणना जब की गई तो 10 बरस के बाद जनसंख्या कम हो गई। जो स्थिति इस देश के भीतर में है, 2021 की जनसंख्या कहीं 2011 के नीचे तो नहीं चली जाएगी? यह एक डराने वाला सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।